हमारा टॉपिक चल रहा था रेशो का। कल मैंने ये रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, और ये कल हमने क्वेश्चन किया था रिवर्स वर्किंग वाला रेशो एनालिसिस का। इसी जैसा एक क्वेश्चन है बुक के अंदर, दैट इज प्रॉब्लम 4। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और अगर कोई इश्यू होगा तो मेरे साथ डिस्कस करिएगा, ठीक हो गया। अब सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो गई हैं, वो 4 ही थी, वो चारों मैंने करवा दी हैं। और प्रॉब्लम्स के अंदर एक दो हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। तो फिर ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्किंग एसेट मैनेजमेंट या कोई और, इन दोनों में से कोई देख लेंगे हम। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है बेसिकली इन्वेंट्री के बारे में। वो कहता है कि अ कंपनी, अच्छा मैं पेज नंबर भी लिखवा दूं, ये प्रॉब्लम है 5 चैप्टर नंबर 6, वैन सी हॉर्न, और पेज नंबर है, पेज है जनाब 163, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ कंपनी हैज टोटल एनुअल सेल्स ऑल क्रेडिट of $4 lakh and a gross profit margin of 20%. Its current assets are $80,000, current liabilities are $60,000, inventories are $30,000 and cash is $10,000. तो ए पार्ट में वो कहता है हाउ मच एवरेज इन्वेंट्री should be carried if management wants the inventory turnover to be 4। तो यहाँ पर रिवर्स वर्किंग है, वो कहता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री का लेवल होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर 4 हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उससे रिवर्स वर्किंग करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है CGS CGS डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, या इस केस में वो एवरेज कह रहा है तो आप एवरेज इन्वेंट्री कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर उसने हमें बता दिया कि 4 है, एवरेज इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वो आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, टर्नओवर सीजीएस से डिवाइड हो जाएगी। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सीजीएस नहीं है, पर हम सीजीएस को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये नॉलेज है कि अगर सेल्स के साथ हमें परसेंटेज दे दी जाए जीपी की, या जीपी दे दिया जाए, तो हम सेल्स में से जीपी माइनस करके रिमेनिंग सीजीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल इक्वेशन है, कल भी मैंने बनाई थी कि सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी। अगर जीपी 20% है तो ऑब्वियस ही बात है सेल्स मार्जिन है, तो सेल्स 100% है, तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है 80% जो है वो सीजीएस है। तो अगर मैं सीजीएस निकालना चाहूँ तो वो सिंपल एम्प्लॉयड है कि मैं सेल्स के 80% ले लूंगा। इसका मतलब है 400,000 मल्टीप्लाई बाय 80%, तो ये आपके पास $3,20,000 की सीजीएस आ जाएगी। अब मैं क्वेश्चन में पुट करता हूं जनाब, तो आपके पास ये आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू सीजीएस 3,20,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर जो कि 4 है, तो ये $80,000 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है ऑन एवरेज अगर हमारी इन्वेंट्री एवरेज बैलेंस 80,000 मेंटेन किया जाए तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 4 हो जाएगा या हो सकता है। अब ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है हाउ रैपिडली इन हाउ मेनी डेज मस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल बी कलेक्टेड if management wants to have an average of 50,000 invested in accounts receivable, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एवरेज हाउ मेनी इन डेज का मतलब है एवरेज कलेक्शन पीरियड आपसे पूछ रहा है वो। तो बी पार्ट में बेसिकली वो एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात कर रहा है, और जहां पर उसने डेटर की अमाउंट दी है हमें, क्योंकि सवाल में तो नहीं गिवन है, सवाल में तो टोटल करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है और कैश गिवन है, मगर हमें डेटर्स का नहीं बताया हुआ। यहाँ पर वो कह रहा है कि डेटर्स जो हैं वो हमारे 50,000 अगर है, अगर हम डेटर्स को 50,000 ले रहे हैं
तो उसकी बुनियाद पे, और उसने कहा है कि 360 डेज अज्यूम करें, यानी हमने यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 ने 360 डेज से निकाला। तो वो कहता है मस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल बी कलेक्टेड इफ मैनेजमेंट wants to have an average of 50,000 invested in receivables। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा हमारा फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, वो ये है कि जनाब डेटर्स यानी अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग या एवरेज मल्टीप्लाई बाय सेल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो रिवर्स वर्किंग में काम आता है यार, सॉरी इधर रिवर्स वर्किंग है ही नहीं, ये तो सीधा फार्मूला है। ये है जनाब अकाउंट्स रिसीवेबल या क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि इधर उसने 360 अज्यूम करने को कहा है, 365 कहता तो हम वो 365 से कर देते। अब रिवर्स वर्किंग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, तो रिवर्स वर्किंग करनी नहीं यार, मेरे दिमाग को क्या हो गया, मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ रिवर्स वर्किंग, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रिसीवेबल्स हैं 50,000 के, और हमारे पास जो टोटल सेल्स हैं वो 400,000 की है, $4 लाख की गिवन है, और डेज हैं 360। तो ये मेरा ख्याल है कि 90 डेज नहीं 45 डेज का आंसर आएगा, कंफर्म करें काइंडली प्लीज। 45 डेज, शाबाश। तो ये जनाब हमारे पास सिंपल सा 45 डेज का आंसर आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड के एतबार से। ये सिंपल था, आसान था सवाल। एक और क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन 5 था, 4 आपका होमवर्क है, 6 है वो एसेट रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर है। इसमें एक सिनेरियो है रेशोज की एप्लीकेशन का, इसलिए ये भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जी जनाब, मेरा ख्याल है ये कट तो नहीं हो गया मेरे में, नहीं ठीक है। जी जी बेटा मैं बता रहा हूँ, ये जनाब बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है वैन सी हॉर्न में, और पेज नंबर है 163। ठीक हो गया। तो वो कहता है जनाब स्टोनी मेसन इनकॉर्पोरेशन हैज सेल्स ऑफ $6 million, a total asset turnover ratio of 6 for the year, and net profits of $1,20,000. What is the company return on assets? ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स या ROI भी इसको कहते हैं, ROI। ठीक है, अर्निंग पावर जो है ना, ये बेसिकली रिटर्न ऑन एसेट्स का दूसरा नाम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड ये कर रहा है कि पहले में कह रहा है कि रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करके दिखाएं। सेल्स हमें दी हुई है 6 मिलियन की, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मगर हमें एसेट्स नहीं बताए गए। ये छोटे छोटे सवाल हैं जिसमें छोटी छोटी रिवर्स वर्किंग है, क्वेश्चन पूछा है सीधा पूछा है, मगर उस रेशो में जो डेटा पुट करना है वो अवेलेबल नहीं है, वो निकालने के लिए किसी और रेशो से रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, फिर वहां से यहाँ पुट करना पड़ता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं ए केस में, अगर मैं टोटल एसेट्स निकालना चाहता हूं तो टोटल एसेट टर्नओवर जो है उसको मैं बेस बना लूंगा। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला था सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है 6 इज इक्वल टू सेल्स है 6 मिलियन की, मिलियन या मैं वो 6 जीरो लगा देता, एक ही चीज थी। ये टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स चलेंगे जाएंगे क्वेश्चन की दूसरी तरफ, और 6 मिलियन जो है वो डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ। जब ये कटेगा तो इसका मतलब है टोटल एसेट्स हो गए 1 मिलियन के, $10 लाख के टोटल एसेट्स हो गए। अब इसको बेस बना के हम रिटर्न ऑन एसेट्स को फाइंड कर सकते हैं। किसी को याद हो कि एसेट रिटर्न ऑन एसेट का क्या फार्मूला था? जी शाबाश मेरे जहांबाज सपाइयों, शेयर किया करो क्लास में, अपना इल्म बांटने से बढ़ता है, अपने तक रखने से जंग लग जाता है उसका। क्या हो गया यार, तुम लोग तो बड़े रिस्पॉन्सिव थे, बिल्कुल ही ढीली पड़ गई है यार ये क्लास, क्या इरादे हैं?
यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट शीट आएगी तो पढ़ना शुरू करोगे या क्लास में ट्रस्ट लेना शुरू करोगे? अच्छा जी जनाब, हमारे पास सर आपने एसेट टर्नओवर का फार्मूला पूछा है? नहीं बेटा, वो तो मैंने लिख दिया, वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। रिटर्न ऑन एसेट का पूछा है। इस चैप्टर के शुरू में मैंने रिवाइज कराए थे बेटा, मैंने कौन सा तुम लोगों को पुराना जो पढ़ाया उस पर बुनियाद ही नहीं किया। मैंने कहा था सारे फॉर्मूले दोबारा गए थे मैंने। चलो खैर कोई बात नहीं। रिटर्न ऑन एसेट्स ये है, जब पेपर आएंगे खुद ही पढ़ोगे तुम लोग। ROA या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको कह सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला था जनाब हमारे पास गिटमैन में, मैंने कहा था EACS डिवाइडेड बाय क्या नाम है आपका जो है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100 था। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा था वैन ऑन में EACS का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास था नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट टैक्स। डिवाइडेड बाय हाँ, प्रॉफिट, नेट टोटल प्रॉफिट या एसेट प्रॉफिट आफ्टर, मल्टीप्लाई बाय 100। शाबाश जी जी बेटा ऐसे ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो सवाल के अंदर हमें दिया हुआ टोटल ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। इसको मैं रिप्लेस कर दूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट से, 1,20,000, 1,00,000 ये आ गया जनाब डॉलर। 1,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आ गए 1 मिलियन के, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये आपके पास 12% आ जाना चाहिए रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या अर्निंग पावर। जी कैलकुलेशन एक दफा कंफर्म कर दें। अच्छा जी चलें आगे चलते हैं जनाब। आगे हमारे पास डाटा है जो बी पार्ट है, इसके लिए बेसिकली ये सवाल मैंने कराया क्योंकि इसमें एक सिनेरियो की डिस्कशन है। वो कहता है द कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू पॉइंट ऑफ सेल्स कैश रजिस्टर्स थ्रू आउट इट्स स्टोर्स। ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ सेल्स कैश रजिस्टर्स का मतलब यह है कि वो वाली मशीन लगाने लगे हैं, वो जो आप गोरमे में देखते हैं, जो गोरमे की बेकरी में जाते हैं या केक्स एंड बेक्स की बेकरी में जाते हैं ना, वो कैश टेल वहाँ लगे होते हैं। उसके साथ वो एक मशीन होती है जिसमें वो कार्ड स्वैप भी करते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह से जो लोग खरीदते हैं ना, तो वो एक छोटी सी मशीन होती है, उसे पॉइंट ऑफ सेल की मशीन कहते हैं। खैर, तो वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ हमारा खाता है या जहाँ जहाँ हम लोगों से पैसे ले रहे हैं उसके साथ हम वो मशीन लगाना चाह रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? दिस इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन इन्वेंट्री कंट्रोल, रिड्यूस क्लरिकल एरर्स एंड इम्प्रूव रिकॉर्ड कीपिंग थ्रू आउट द सिस्टम। वो कह रहा है इससे हमें ये 3-4 बेनिफिट होने वाले हैं कि हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, क्लरिकल एरर्स कम हो जाएंगे क्योंकि मशीन से ऑटोमेटिकली एंट्री रिकॉर्ड होंगी और रिकॉर्ड कीपिंग भी हमारी बेहतर हो जाएगी। The new equipment will increase the investment in assets by 20% and it's expected to increase the net profit margin from 2 to 3%. ठीक हो गया। No change in sales is expected. What is the effect of the new equipment on the return on asset ratio or earning power? ठीक हो गया। अब इससे क्या मुराद है इसको हम समझते हैं। पहले ये क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि नई मशीन लगाने से वो कहता है इक्विपमेंट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स बाय 20%। इसका मतलब है कि जो अभी 1 मिलियन के ये जो हमने यहाँ पे निकाले हैं 10 लाख के एसेट्स, ये तो अभी हैं, मगर वो कहता है जब हम ये नया इक्विपमेंट ले लेंगे तो ये भी हमारे एसेट्स में इजाफा करेगा और एसेट्स में 20% से इजाफा करेगा। इसका मतलब है एसेट्स 10 लाख से बढ़कर 12 लाख के हो जाएंगे। ये मैंने कैलकुलेशन माइंड में किया, आप वैसे कर सकते हैं कि 10 लाख का 20% लें, वो 2 लाख आएगा, वो इसमें ऐड करें तो 12 लाख हो जाएगा। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जनाब आपका जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो फ्रॉम 2 to 3%, 2 से 3% वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेट प्रॉफिट हमें पता है ये ऊपर 1,20,000 है, अगर हम इसका 2% लें तो ये तकरीबन बनना चाहिए, मेरा ख्याल है कि 2400 बनना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसका 300 लें तो ये 3600 बनना चाहिए। तो 1,20,000 में अगर आप 2% ऐड करते हैं तो ये 1,24,800 हो जाएगा, सॉरी 1,22,400 हो जाएगा। और अगर 3% लेते हैं तो 1,23,600 हो जाना चाहिए।
तो वो कहता है कि इसके अलावा सेल्स के लेवल पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द न्यू इक्विपमेंट ऑन द रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो और अर्निंग पावर। ठीक हो गया। वो कहता है कि फिर इस रेशियो का कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट वाली जो ये जो रेशियो हमने निकाली है पीछे, ये जो 12% हमने यहाँ पे निकाली है, इसके ऊपर इसका क्या असर आप देख रहे हैं या क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो जनाब बड़ा सिंपल सी बात है कि बी पार्ट के अंदर हम सबसे पहले कहेंगे कि जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, उनका जो न्यू बैलेंस है या इंक्रीज बैलेंस आप कह लें, आफ्टर परचेज ऑफ इक्विपमेंट खरीदने के बाद वो कितना हो जाएगा। तो वो ये हो जाएगा, उसने कहा जी 20% इंक्रीज है, 10 लाख प्लस 10 लाख का 20%, या 10 लाख इंटू 1.2 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या 1 प्लस 20% भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, तीनों तरीके से, बल्कि 20%। ठीक हो गया। तो ये आपके पास $12 लाख के टोटल एसेट्स हो गए। अब दूसरी तरफ उसने कहा है जनाब कि नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर, या एस्टिमेटेड कह लें या बजटेड कह लें इसको, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट। ठीक हो गया। तो जनाब ये आपके पास 1,20,000 है, हम फिलहाल मैक्सिमम रेंज ले लेते हैं 3% की, प्लस 1,20,000 का 3% ले लें, यह आपके पास 3600 आएगा। तो ये $1,23,600 आना चाहिए। अब जो आपकी न्यू या रिवाइज्ड रिटर्न ऑन एसेट है, या न्यू रिटर्न ऑन एसेट है, न्यू रिटर्न ऑन एसेट जो है वो इस तरह आ जाएगी कि अब हम नेट प्रॉफिट की जगह पर 1,23,600 को पुट कर देंगे, और फिक्स टोटल एसेट्स की जगह पे 10 लाख की जगह पे 1.2 मिलियन 12 लाख को पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। शाबाश, कैलकुलेट करके बताएं कितना है ये 10% से कम आएगा। कंफर्म करें, 9 पॉइंट कितना आ रहा है? 10.3 आ रहा है मेरे पास। 10.3 आ रहा है, पक्की बात है बेटा? जी सर, मैं फिर से कर रही हूँ। हाँ ठीक है, सही आ रहा यही है। आ रहा है। हाँ नहीं, ठीक आ रहा है, 10.3 आएगा, सही कह रहे हैं, 10.3% आएगा। तो बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि ये नया इक्विपमेंट खरीदने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा नहीं होगा, उल्टा प्रॉफिटेबिलिटी कम होने वाली है, या रिटर्न ऑन एसेट कम होने वाले हैं, क्योंकि वो इस इक्विपमेंट से पहले 12% था, इस इक्विपमेंट के बाद 10.3% है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कंपनी को इस नए इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने से फाइनेंशियली फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, कि वो जो इन्वेस्टमेंट इसमें लगा रही है उससे जो एवरेज रिटर्न मिलना है, या उससे जो एवरेज रिटर्न मिलने की जो उम्मीद है, वो उससे कम है जो ऑलरेडी इस वक्त कंपनी कमा रही है। तो फाइनेंशियली अगर हम ये इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं तो बिजनेस के ऊपर फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान है, क्योंकि उससे कहीं पर भी हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की इन्हांसमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पहले के रेट से या पहले के रिटर्न से ज़्यादा हो, वो उल्टा कम कर रही है उसको। हाँ, एफिशिएंसी के अतबार से ज़रूर वो नया इक्विपमेंट फ़ायदा दे रहा है, जिस तरह उसने पीछे बताया कि इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के हवाले से, और जो उसने लिखा हुआ था कि क्लरिकल एरर्स और इन्वेंट्री की मैनेजमेंट और बुक कीपिंग के अतबार से या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के अतबार से ज़्यादा एफिशिएंट ज़रूर हो जाएगा बिजनेस, मगर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस को फ़ायदा नहीं है, उल्टा बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन है। ये बेसिकली सिनेरियो है कि इस रेशो की मदद से
मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि क्या हमें ये इक्विपमेंट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर मैनेजमेंट का जो प्योर मोटिव है वो मोटिव फाइनेंशियल मोटिव है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे क्वेश्चन और है, वो करवाता हूँ, बस आज इतना ही काफी है, और उसके बाद मेरा ख्याल है ये चैप्टर हम वाइंड अप करें। अच्छा जी, ये सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म डेट सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द क्वीन एंड स्लेस कॉर्पोरेशन अपीयर्स एज फॉलोज। ये हमारे पास मॉर्गेज बॉन्ड्स दिए हुए हैं, सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड है, डिबेंचर्स हैं, सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स हैं। टेक्निकली ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो कहता है एवरेज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी इज 1.5 मिलियन डॉलर्स। इसका मतलब क्या है, उसने आपको ईबीआईटी का बताया है कि जनाब वो डॉलर 1.5 मिलियन है। ठीक है, and all debt is long term, what is the overall interest coverage ratio? सिंपल सा सवाल है, उसने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिया है और ईबीआईटी भी दे दी है, बट प्रॉब्लम यह है कि इस रेशियो का फॉर्मूला यह है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला यह है जनाब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस या इंटरेस्ट चार्ज। ठीक हो गया, ये आ गया जनाब इंटरेस्ट चार्ज या इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब उसने क्या किया है कि यहाँ पर आपको एक वर्किंग दे दी है, वो वर्किंग ये दी है कि आपको उसने बता दिया है कि भाई कौन कौन सा डेट है, कौन कौन सा डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, उस पर कितने रेट का हम इंटरेस्ट पे करने का हमने प्रॉमिस किया है। अब बेसिकली यहाँ पर जो इस सवाल में टेक्निकलिटी है या आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की सिनेरियो है जो इससे पहले हमने नहीं किया, वो ये है कि यहाँ पर हमने हर इंस्ट्रूमेंट का अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो रेट है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में, होल परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 9 होल्स 1/4%, तो ये जो 1/4 है ना, ये फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या कहते हैं, होल नंबर में, या आप कह लें कि वो जो डेसिमल नंबर में, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 + 1/4। तो 9 प्लस जब 1/4 आप करेंगे तो ये 9 + 1/4 का कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 0.25, तो ये बन जाएगा 9.25%। अब आप बड़ी आसानी से इस परसेंटेज को जो डेट की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके उसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस केस में ये 2.5 मिलियन है, तो 2.5 मिलियन को 9.25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास जो इंटरेस्ट बनेगा ना, पहला इंटरेस्ट ऑफ मॉर्गेज बॉन्ड्स, वो आपके पास बन जाएगा जनाब 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 9.25%। जी शाबाश, ये कैलकुलेट करें। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 2,31,250 डॉलर, 1,85,000 वो, और 45,000 के ऊपर आप 1200 ऐड कर लें, 1200। हाँ ठीक है, वर्किंग सही लग रही है मुझे, ठीक हो गया। इसी तरह अब अगला जो है वो आया 12 होल्स 3/8, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे 3/8 को हम, तो ये बन जाएगी 12 + 3/8, तो 3/8 का फ्रैक्शन बना लें कैलकुलेटर से आप, तो ये बनना चाहिए आपका 3/8 तकरीबन बनना चाहिए 12.375, तो ये 12.375% बन गया। अब इसको यूज कर सकते हैं हम सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड्स को, वो जो 1.5 मिलियन के हैं, तो सेकंड मॉर्गेज बॉन्ड्स के लिए हम कर देंगे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.375%, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,85,625। इसी तरह हम कन्वर्ट कर लेते हैं तीसरा, वो 10⁻⁴ है, तो वो 10.25 होगा, तो 1 मिलियन का 10.25 जो है ना आपके जो डिबेंचर्स हैं, तो डिबेंचर्स के लिए 1 मिलियन का 10.25 टाइम्स, ये मेरा ख्याल है आपके पास 1 लाख
हाँ 1,02,500 या 2,500, 1,02,500 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह सबऑर्डिनेट डिबेंचर हैं, सब डिबेंचर्स हैं, वो आपके पास हैं जनाब 1 मिलियन के। मल्टीप्लाई कर दें हम उसको 14 होल्स 1/2 है, 1/2 का मतलब हाफ हो जाएगा, तो ये 14.5% हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो जनाब इसका बन जाएगा आपके पास 1,40,500। ठीक हो गया। अब इन सबको हम जमा कर लें तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास 2,31,250 जमा 1,85,625 जमा 1,02,500 जमा 1,40,500। ये सारे सम अप कर लें, 664375 डॉलर, 664375। और जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो की, तो वो आ जाएगी 1.5 मिलियन की EBIT, जो ऊपर हमें सवाल में दी हुई है, यानी 15 लाख की EBIT डिवाइडेड बाय ये $66437, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जानी चाहिए। कंफर्म करो कितना है, 2.3 समथिंग है। देखो ये 2.28 या 7 करके कुछ 2.25, ठीक है, राउंड ऑफ कर लें तो 2.26 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। यही उसने डिमांड की थी।